हेलो बच्चों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं आपकी अपनी ही चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। डियर बच्चों, हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर, कुछ नेम्ड रिएक्शन पर। नेमिंग रिएक्शन हमारी चल रही थी, उन्हीं के लेक्चर को आगे हम बढ़ाते हैं। ये आपका 4वां लेक्चर होगा जो नेमिंग से संबंधित होगा। इसके पहले के जितने भी लेक्चर आपके रहे होंगे उन सभी लेक्चरों को आपसे कहेंगे यही कि आप उनको देख अवश्य लें, क्योंकि इससे पहले हमने सभी लेक्चर आपको दिए हैं और वे जो लेक्चर रहे हैं वो आपके लिए सभी के सभी नेमिंग लेक्चर है। ठीक बच्चों, आइए आज हम फिर बात करते हैं उसी नेमिंग लेक्चर पर। देखिए हम बात किस पर चल रहे हैं, नेमिंग रिएक्शन पर। ठीक है, नेमिंग रिएक्शन पर हम बात करेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं डियर बच्चों नेमिंग रिएक्शन पर। तो पहली नेमिंग रिएक्शन देखें, जहां तक हो चुकी थी उसके आगे हम देखेंगे। तो आगे नेमिंग रिएक्शन होगी हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। क्या होगी? हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। डियर आपको बता दूं कि जो आपके सामने लिखी है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, यह अभिक्रिया आपकी एमीन बनाने का एक मेथड है। इस विधि के द्वारा हम एमीन को बनाते हैं, इसलिए हम इसे कहते, सीधी सीधी बात है, हाफमैन ब्रोमाइड जो अभिक्रिया है यह एमीन बनाने का एक मेथड है। क्या कहती है, इसमें होता क्या है? तो इस विधि में होता क्या है कि किसी एमाइड को ब्रोमीन जल के साथ और कास्टिक पोटास इनके साथ किसी भी एमाइड की अभिक्रिया कराई जाए तो एमीन प्राप्त होते हैं। जैसे मन देखना, मैंने क्या कहा, जब एमाइड को, एमाइड मतलब एल्केनामाइड, एल्केन के साथ जब एमाइड को ब्रोमीन जल हुआ कास्टिक पोटास, ध्यान देना, मैंने कहा जब एमाइड को ब्रोमीन जल व कास्टिक पोटास के साथ गर्म करते हैं तब एमीन प्राप्त होते हैं। इस बात को आप बताना, मतलब जो आपकी हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है यह आपके एमीन बनाने का एक प्रोसेस है, एक माध्यम है जो एमीन बनाने के लिए कार्य करती है। इसमें आपको बताया कि जब भी किसी एमाइड की क्रिया ब्रोमीन और कास्टिक पोटास के साथ कराएं या एल्कोहलिक कास्टिक पोटास के साथ क्रिया कराते हैं तो एमीन प्राप्त होता है। जैसे कैसे प्राप्त होगी? एमाइड लिया, एमाइड का मतलब CO NH2 समूह, जी आपका एमाइड होता है। लेकिन एल्किल के साथ ले तो हो गया RCO NH2। इसकी क्रिया ब्रोमीन और कास्टिक पोटास तो KOH लिया। ठीक, कैसे होगा? जी आप कुछ नहीं करना है, आपको JR और NH2 दो आर सुनिए, AR और NH2, RNH2, इनको क्या करते हैं हम? अलग कर देंगे, इसी को बोलते हैं हम एमीन। बस समझ में आ गई? अब क्या होगा? के जाएगा इसके पास, Br के पास, तो बनाएगा KBr। Br कितना है? 2, तो 2 मॉलिक्यूल कंपाउंड बनेंगे प्लस। अब यही के जाएगा इस CO के पास तो बनाएगा K2CO3।
के गया Br जब के Br और के गया CO के पास तो K2CO3। इतने बात क्लियर है? क्लियर हो गया मस्तिष्क में? अब देखिए के कितनी यूज हुई, 2 और 2 4, सीधा लगा दी 4KOH। क्लियर? तो इसे बोलते हैं 4KOH बना K2CO3 से लिया। दिक्कत कोई समस्या? ये बन गया। अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू लें तो R की जगह पर आप लिख लीजिए कोई भी चीज। चलो आपने लिया CH3 हुआ CONH2, जिसे आप क्या बोलते हैं, एसीटेमाइड। वही प्रक्रिया ब्रोमीन और कास्टिक पोटाश। ठीक है, होना क्या है आप भी जानते हैं, ये CH3 और यहां का NH2, ये आपका होगा CH3 होगा NH2, तो यहाँ पर देखो मैथिल एमीन हो गया। ठीक है, मैथिल एमीन। अब आपका क्या होना है कंपाउंड, किया जाएगा इस ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स को लेगा और 2 मॉलिक्यूल से ब्रोमीन के जो हो गया 2KBr, मतलब एटम के रूप में है एक मॉलिक्यूल से। अब यही किया जाएगा किसके पास, यहाँ के CO के पास, तो क्या बनाता है K2CO3। तो कितना के हो गया, 2 2 4, इधर लगा दें 4KOH, बस हो जाएगी। नहीं तो इस R की जगह पर आप और भी कुछ ले लें। चलो सपोज दैट फेनल ग्रुप लिया C6H5CONH2, जिसे हम बोल सकते हैं बेंजेमाइड। इसे क्या बोलते हैं, बेंजेमाइड। बेंजेमाइड की हम ब्रोमीन और कास्टिक पोटाश के साथ फिर कराते क्रिया, क्या होना देखो, ये आपका C6H5 और ये NH2, तो हो गया क्या C6H5NH2, जिसे हम बोलते हैं एनिलीन। C6H5NH2 एनिलीन। अब यही की जाएगा इस Br के पास, तो हो गया 2KBr प्लस, अब और यही की जाएगा आगे CO के पास, तो बनाता है K2CO3, बस रहे। तो यहाँ कितना मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 4। ये कहलाती है आपकी हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। और हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया में जैसा आप देख भी रहे होंगे कि मैंने 3 रिएक्शन आपको दी हैं, तो बार बार जान लीजिए, पहचानेंगे कैसे हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया को। तो जहां पर ब्रोमीन और कास्टिक पोटाश आपस में मिल जाए, ब्रोमीन प्लस कास्टिक पोटाश, ये दोनों चीजें आपको मिल जाए तो समझ जाना हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया आपके बारे में जानकारी दे रही है। हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया को पहचानने की यही सिस्टम होता है कि यहाँ Br2 और KOH होता है। ठीक है, तो इसको लिखिए, समझिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। आइए, चलिए, हो चुकी होगी हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। अगर हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया क्लियर हो चुकी है यदि मस्तिष्क में, तो हम बात करेंगे हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। ठीक, देखिए हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, ऑयल अभिक्रिया। ठीक है, इस पहली बात, इसको मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया क्यों कहा गया, कोई तेल वाली अभिक्रिया है कि, तो इसका रीजन है कि इस अभिक्रिया में जो कंपाउंड बनते हैं, अर्थात आइसोसाइनाइड कंपाउंड जो बनते हैं, वह आइसोसाइनाइड जो कंपाउंड होते हैं वह ऐसे कंपाउंड बनते हैं उनमें सरसों के कड़वे तेल जैसी गंध आती है, इसलिए इसको मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। देखिए मैंने क्या कह रहा हूं, इसमें होता है कि जब किसी के साथ ले रहा हूं, मैं एथिलएमीन के साथ ले रहा हूं, ठीक है, जब एथिल एमीन को कार्बन डाई सल्फाइड मतलब CS2 दिखाई दे रहा है स्पष्ट, जब एथिल एमीन को कार्बन डाई सल्फाइड मतलब CH2 के साथ
HgCl2 जिसे बोलते हैं मर्क्यूरी क्लोराइड। जब एथिल को CH2 के साथ HgCl2 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तब एथिल आइसोथायोसाइनेट प्राप्त होता है। इसको मस्त डालिए, जिसमें मैं क्या लिख रहा हूं कि जिसमें कड़वे सरसों के तेल जैसी गंध आती है। ठीक है, ये प्रक्रिया पर ध्यान देना है। हाफमान मस्टर्ड ऑयल प्रक्रिया वाला सिस्टम है इसमें कि रिएक्शन जैसा थ्योरेटिकल रूप लिखा मैंने, वैसे ही आपकी रिएक्शन पर हम बात करेंगे। एथिलअमीन दिए, देखो ये एथिलअमीन, ठीक। एथिल CH2 देखो लिखा CH2, क्या HgCl2 उपस्थित, देखो HgCl2। ठीक है, हुआ क्या, कुछ नहीं करना है आपको। यहां से H2 जो है आपका, यहां से S उठाएगा तो H2S हो जाएगा। आपके बचा C2H5, C2H5, N बचा तो N, अगर C बचा और S बचा तो CS। इसी को बोलते हैं एथिल आइसोथायोसाइनेट। क्या बोलते हैं इसे, एथिल आइसोथायोसाइनेट। तो एथिलअमीन ने रिएक्ट किया कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, बना के दिया एथिल आइसोथायोसाइनेट। ठीक है, इस सिंपल सा मेथड है आपका। तो इसी में ही बोला तो सरसों के तेल जैसी गंध आती, कड़वी, इसीलिए इसको कहा जाता है हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। डियर बार बार कह रहा हूं, ब्रोमाइड अभिक्रिया को पहचानने की कला है, आइडेंटिफाई करने की कला है, ब्रोमीन और QH मिलेगा। जे ब्रोमाइड अभिक्रिया, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया से पहचानने के लिए है। मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया पहचानने के लिए है कि इसमें कार्बन डाइसल्फाइड और प्लस HgCl2 होगा। यह मस्टर्ड वाली है अभिक्रिया, इस बात का देना। मतलब ब्रोमाइड अभिक्रिया कहीं भी दिखाई दे, अगर Br2QH मिल रहा है आपको तो संभवतः ही जानेंगे आप कि यह हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया होगी। और जहां पर अगर CH2 और HgCl2 की साथ की उपस्थिति है, इन दोनों के साथ, तो समझ जाना वो अभिक्रिया आपकी मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया है। बात क्लियर हुई आपको। तो ये हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया और ये आपकी मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया है। ठीक है, तो बताइए इसमें कोई संशय समस्या हो तो हम आगे बात करें, अगर नहीं है तो अब हम बात करेंगे मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया के बाद सैंड मायर अभिक्रिया पर। किस बात करेंगे, सैंड मायर अभिक्रिया पर बात करेंगे। अब सैंड मायर अभिक्रिया पर बात करेंगे तो उस पर थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, आइए सैंड मायर अभिक्रिया क्या होगी, ठीक, अलग करना इसको। इस सभी की सभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपोर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है आपके लिए। ठीक है, इसके पहले भी कई लेक्चर में अपलोड कर चुका हूं, आप उनको भी देख लीजिए। कहो तो मैं सभी को ऐड करके एक बार फिर अपलोड कर दूंगा आपके लिए, तब भी देख लेंगे आप। आइए आगे बात करें तो सैंड मायर अभिक्रिया, बात करेंगे हम सैंड मायर अभिक्रिया की। सैंड मायर अभिक्रिया होती क्या, तो सैंड मायर अभिक्रिया की बात करें डियर तो बिल्कुल सीधा फंडा। यहां पर होता है क्या कि एनिलीन को यदि हम 0 से 5 डिग्री सेल्सियस और NaNO2 व HCl के साथ यदि गर्म कराएंगे
तो BDC बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड हमें प्राप्त होता है BDC। और BDC का ही बाद में यदि हम CuCl2 उत्प्रेरक और HCl के साथ 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा, नाइट्रोजन गैस अलग हो जाती है। जैसे देखना, मैंने कहा कि जब एनिलीन का 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर NaNO2 और प्लस HCl के साथ गर्म करते हैं तब BDC, जिसे कोष्टक में लिखे थे, जिससे आपको और अच्छा ध्यान रहे, जिसे कहते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। इसको ध्यान रखिए, होता है ऐसा लिख लीजिए साथ, और आगे अभिक्रिया बढ़ा सकते हैं आप, जैसे Cu2Cl2 प्लस HCl के साथ 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें तब C6H5Cl अर्थात क्लोरोबेंजीन बनती है। बताइए, अगर हमने एनिलीन का 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर NaNO2 और HCl के साथ कराया, ठीक है, चलिए ये रिएक्शन कराते हैं, क्यों फालतू टाइम वेस्ट कराएं। टाइम आपके पास ही फालतू नहीं है ना, मेरे पास ही थोड़ा है। देखिए ये आपका क्या है, मैंने लिया एनिलीन, स्ट्रक्चर रूप में ले लेना चाहो वैसे ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आपकी क्या है, एनिलीन। इस एनिलीन का आपको 0 से 5, देखिए मैंने लिखा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे NaNO2 प्लस HCl के साथ। होना कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल बनना होगा, ये वाला N और ये वाला N और ये वाली C, NNC NNC। देखो क्या हो जाएगा, NNC मतलब N2Cl, इसी को बोलते हैं BDC, बस है NNCL, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसी का वो क्या कहता है Cu2Cl2 प्लस HCl के साथ 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कीजिए, कुछ नहीं, आपको देख लीजिए क्या होगा, जो आपको नाइट्रोजन दिखाई दे ना, इसको आप अलग कर दीजिए और क्लोरीन वहीं पर जुड़े रहेगी, अर्थात Cl। इसे क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन। तो बताइए ये आपकी क्या हो गई, क्लोरोबेंजीन कंप्लीट हो चुकी है। आप देखिए समझिए, तो एनिलीन का हम किसी माध्यम से कराते हैं तो क्या बनता है उसकी बात होगी, ठीक है। देखिए आप, तो ये आपकी सैंड मायर अभिक्रिया कहलाई। वीडियो को देख लो मैं कितना क्या है। चलिए बच्चों, हम बात कर रहे थे डाउ प्रक्रम पर, थोड़ा व्यवस्थाएं गड़बड़ हो चुकी थी इसलिए रुकना पड़ा था। चलिए हम बात किस में चल रहे थे, नेमिंग रिएक्शन के डाउ प्रक्रम पर, जिसे हम बोलते हैं डाउस प्रोसेस। अगर हम डाउ प्रोसेस पर देखें तो क्या होता है डाउ प्रक्रम, देखो हम डाउ प्रक्रम के बाद रसिक प्रोसेस पर ही बात करेंगे। ये दोनों के दोनों प्रोसेस आपकी फिनॉल बनाने की एक मेथड है, फिनॉल बनाने का एक क्रम है जो हम दोनों प्रक्रमों के आधार पर देखेंगे। देखिए इसमें होता क्या है कि जब क्लोरोबेंजीन को
जब क्लोरोबेंजीन को Cu2Cl2 उत्प्रेरक पर जब क्लोरोबेंजीन को CuCl2 उत्प्रेरक वह 200 वायुमंडलीय दाब व 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर 10% NaOH विलयन के साथ गर्म करते हैं तब फिनॉल प्राप्त होता है। फिनॉल प्राप्त होता है। इस बात है। मैंने कहा है कि क्लोरोबेंजीन को यदि आप क्लोरोबेंजीन को CuCl2 उत्प्रेरक और 200 वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 10% NaOH के विलयन में इसको डाल देंगे तो क्लोरोबेंजीन फिनॉल में परिवर्तित हो जाएगी। देखिए यह की क्लोरोबेंजीन है, ये 10% हमने NaOH लिया। क्या है आपका 10% NaOH, ये जान लीजिए। क्या किया हम बिल्कुल सिंपल वे बनाएंगे, हम कोई ज्यादा वो नहीं लेंगे आपके लिए। 200 वायुमंडलीय दाब, कोई विस्तार वाला काम नहीं होगा, और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। सीधा सीधा बताया हमने अक्सर को। तो ये Na और ये Cl हुआ NaCl। OH आपका फिनॉल ग्रुप C6H5OH, इसी को बोलते हैं हम फिनॉल। ठीक है, हमने कोई ये पढ़ने बताया कि H गया Cl साथ तो HCl बना, फिर सोडियम फिनॉक्साइड बनाया, फिर जल से क्रिया करे, ऐसा कोई फंडा ही लेंगे आप आपका। ठीक है, डायरेक्ट रख से बताइए। तो ये आपका कॉमन सा मेथड है डाउ प्रोसेस में कि क्लोरोबेंजीन को हमें क्या करना है और क्लोरोबेंजीन को हम कितने टेम्परेचर और कितना वायुमंडलीय दाब पर इसको गर्म करेंगे। ठीक है, अब इसी के संबंधित है रसिक प्रक्रम। रसिक प्रक्रम, ये दोनों के दोनों जो प्रोसेस है, ये दोनों के दोनों प्रोसेस फिनॉल बनाने की होती है। क्या बनाने के होते हैं? फिनॉल। इस प्रोसेस में क्या होता है, पहले रिएक्शन बताता हूं, उसी के आधार पर थ्योरी आपको बोलूंगा, अब लिख नहीं रहा हूं, उसी आधार पर लिखेंगे। देखो रसिक प्रोसेस में होता क्या है, देखना। रसिक प्रोसेस सिंपल सा फंडा होता है। रसिक प्रोसेस सिंपल सा फंडा है। अब फंडा सिंपल सा कैसा है उसको जान लीजिए आप। ठीक है, देखिए मैंने कहा होता क्या है कि इस मेथड में हम बेंजीन, तो हमने लिया बेंजीन। ठीक, हमने कहा रसिक प्रक्रम में बेंजीन, हमने क्या कहा रसिक प्रक्रम में बेंजीन, तो बेंजीन लिया। रसिक प्रक्रम में बेंजीन और HCl तथा वायु के मिश्रण को, रसिक प्रक्रम में बेंजीन, HCl और वायु के मिश्रण को आपस में हम क्या करते हैं, गर्म। आप ऐसे थोड़ी गर्म रहते हैं, गर्म करने के लिए वही उत्प्रेरक जो हमने डाउ प्रोसेस में लिया और टेम्परेचर 200 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप लेंगे। तो होना क्या है, यहां पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगी और यहां से एक H, एक यहां से एक H और यहां से OH, तो हो गया क्या H2O। ऑप्शन एक लगा तो यहां पर हाफ लगा दीजिए। तो ये आपकी थी बेंजीन, बन गई क्लोरोबेंजीन। बेंजीन से बना क्या, क्लोरोबेंजीन, बस है। लेकिन हमारी क्लोरोबेंजीन तक रिएक्शन समाप्त नहीं होती है, आगे भी चलती है। अर्थात यही क्लोरोबेंजीन को, जो हमारी क्लोरोबेंजीन बनी, इसी क्लोरोबेंजीन का हम जल वाष्प के साथ इसको गर्म कराते हैं। लेकिन क्या हुआ, सिलिका उत्प्रेरक होना चाहिए, 500 डिग्री सेल्सियस चाहिए।
तो होगा क्या, आप खुद जानते हैं, आपका H और Cl रिएक्ट करेगा और OH होगा तो इसमें लग जाएगा। तो आपका बना क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। भाषा सुनना, समझना, क्योंकि रिएक्शन सिंपल है, रसिक प्रक्रम बिल्कुल नॉर्मल सा मेथड है, उसको थोड़ा ध्यान पूर्वक आप समझने का ट्राई करें। देखिए क्या बताया मैंने कहा कि इस विधि में बेंजीन HCl वायु के गैसीय मिश्रण को Cu2 Cl2 उत्प्रेरक तथा 200 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करें तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। ठीक, इतना लिख लोगे आप। फिर आप लिखो क्या कि प्राप्त क्लोरोबेंजीन, क्योंकि गर्म होती ज्यादा, तो इस क्लोरोबेंजीन को सबसे पहले क्या आता है, ठंडा, कोल्ड किया जाता है। क्लोरोबेंजीन को जब हम ठंडा कर लेंगे तो उस क्लोरोबेंजीन को ठंडा करने के बाद इसको SiO2 के साथ जल वाष्प से क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, फिनॉल। जो क्लोरोबेंजीन हमें प्राप्त हुई उसको ठंडा करके जल वाष्प के साथ सिलिका उत्प्रेरक पर इतने टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो हमें फिनॉल जैसी गंध आना प्रारंभ हो जाएगी। समझ में आ रही आपको? तो ये फिनॉल जैसी जो गंध हमें प्राप्त होगी वो कैसे प्राप्त होगी वो हमने आपको यहां बताया। तो ये डाउ प्रक्रम हो या रसिक प्रक्रम हो, दोनों के दोनों मेथड आपके फिनॉल बनाने के हैं। ये दोनों मेथड क्या है, फिनॉल बनाते हैं। बात समझ में आ रही? मतलब डाउ प्रक्रम और रसिक प्रक्रम दोनों आपके क्या है, फिनॉल बनाने के। आप खुद मान लाइए, ये डाउ प्रोसेस है और ये रसिक प्रोसेस है, दोनों के दोनों ने फिनॉल बना के हमको दिया। बताइए समझ में आया? तो ये डाउ प्रोसेस था और नीचे वाला रसिक प्रोसेस था जो आपको लिखना है, नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक बच्चों, डाउ प्रक्रम और रसिक प्रक्रम देखा। अब एक मेथड और देखते हैं हम, कोलवे सिमेट अभिक्रिया। कोलवे सिमेट अभिक्रिया, कोलवे सिमेट अभिक्रिया के बाद एक लास्ट मेथड और देखेंगे हम, फिर लेक्चर को यहीं समाप्त करेंगे। ठीक है, आइए कोलवे सिमेट अभिक्रिया होती क्या है इस पर बात कर ले रहे हैं हम। देखिए यह मेथड भी आपका फिनॉल बनाने का, मतलब फिनॉल बनाने की विधि है, इस बात ध्यान दें। मतलब कोलवे सिमेट अभिक्रिया भी एक प्रकार का फिनॉल बनाने का एक मेथड है। अब कैसा, उसको ध्यान देना आपको। क्या ध्यान देना, मैंने कहा ध्यान देना है हमारे ऊपर कि जब सोडियम या पोटेशियम, सोडियम या पोटेशियम फेनॉक्साइड को, जब सोडियम या पोटेशियम फेनॉक्साइड को CO2 गैस के साथ, मैंने कहा जब सोडियम या पोटेशियम फेनॉक्साइड को CO2 गैस के साथ हम क्या करेंगे, जब सोडियम या पोटेशियम फेनॉक्साइड को CO2 गैस के साथ 125 डिग्री सेल्सियस पर 4 से 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर, वायुमंडलीय दाब पर गर्म करते हैं, तब होता क्या था ना, तब सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है, जिसका आप क्या करेंगे, सोडियम साइड बनाएंगे तो क्या होगा, जिसका तनु HCl या हम कह सकते हैं अम्लीय तनु HCl, जिसका तनु HCl द्वारा अपघटन हो तो
फिनॉल प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्या होता है हमें? फिनॉल प्राप्त। तो ये आपकी जो थ्योरेटिकल चीज थी जो हमने आपको सामने लिखी है। अब आप बताइए मेथड क्या है आपका, कोई दिक्कत समस्या हो तो आप बताइए पहले, ठीक है, फिर एक्शन को हम आगे लेके चलते हैं। मैंने कहा कि जब सोडियम या पोटेशियम पेरोक्साइड को यदि हम CO2 गैस के साथ इतना टेम्परेचर पर और इतना वायुमंडलीय दाब पर गर्म करते हैं तो हमें सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है, और जिसका टन या सेल द्वारा हम जलापटन करेंगे तो हमें फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। इस बात का बता देना। जैसे देखिए, जब सोडियम पोटेशियम, देखो हमने कैसा लिया, सोडियम पेरोक्साइड लेना है तो ONA, इसे बोलते हैं सोडियम पेरोक्साइड। क्यों? क्योंकि यहां पर H लगा दे तो क्या हो गया? फिनॉल ना। फिनॉल से हमने H को अलग किया, रिमूव किया, और सोडियम लगाए तो बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, और सोडियम पेरोक्साइड को CO2 गैस के साथ, CO2 गैस के साथ, ठीक, 125 डिग्री सेल्सियस और 4 से 7 ATM एटमॉस्फेयर का, ठीक, गर्म करें। कुछ नहीं करना है, ये CO2 है ना, यहां लगेगा। कैसे लगेगा देखना, हमने लिया, रिएक्शन कैसे बनता है ध्यान देना, COO लग गया। ठीक है, अब यहां क्या बचा? ONA था ऐसा। भाई जब COO यहां लगेगा तो इस जगह से हाइड्रोजन को तो रिमूव करेगा ना। जब CO2 यहां लगेगा तो हाइड्रोजन को क्या करेगा? रिमूव करेगा, भगाएगा। तो जो वो हाइड्रोजन होता है वो लगता है इस पर और Na लगता है इस पर, मतलब ये ऐसा हो जाता है, इधर हो जाता है H। समझ में आएगी पूरी बात? दोबारा सुन लीजिए, मैंने आपको केवल जानकारी, मैंने कहा COO यहां लगा तो COO हो गया। अब जो वाला जो Na होता है जो इसके साथ लग जाता है, इधर का H निकलता है वो इसके साथ लग जाता है, इस प्रकार हो जाता है। इसे बोलते हैं सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट। और सोडियम सैलिसिलेट का आप तनु HCl से करा दीजिए तो आपका बन जाएगा फिनॉल, ही बन जाएगा। अरे यार सॉरी, तो सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है, तो सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इतना कैसे प्राप्त होगा? कुछ नहीं करना है, आपका जो Na है यहाँ के Cl के साथ क्रिया करेगा, ये निकाल दिया इसने NaCl, बाकी कंपाउंड आपका OH है ही, और बना क्या? COO और लग जाएगा H, इसे बोलते हैं सैलिसिलिक। तो ये थी आपकी कोलवेज सिमेट्रिक क्रिया। कुछ नहीं किया हमने, C लगा लिया, इसका Na लगा दिया इसके साथ, और जो H निकला वो लगा दिया तो OH हो गया, फिर Na लिया, Cl लिया, NaCl बनेगा सैलिसिलिक। देखिए इसको नोट कीजिए इसे अच्छे से। तो ये बन गया आपका सैलिसिलिक अर्थात कोलवेज सीमेंट अभिक्रिया के अकॉर्डिंग। बात समझ में आ गई? तो कोलवेज सीमेंट अभिक्रिया क्या है इस बारे में आपने भी जाना कि सोडियम और पोटेशियम पेरोक्साइड को CO2 गैस के साथ यदि गर्म किया जाए तो उस स्थिति में सोडियम सैलिसिलेट बनता है, और जिसका तनु या सेल के द्वारा हम अपघटन करा रहे हैं तो सैलिसिलिक अणु बनता है। ये आपकी थी कोलवेज सीमेंट अभिक्रिया, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस बात को भी आप जान लीजिए यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे लेक्चर पर, एक लास्ट पॉइंट को जानेंगे, एनिलीन का नाइट्रीकरण, बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है, अलग करते हैं इसको। और ये रहते हम एनिलीन के नाइट्रीकरण की बात करें डियर, आप देखिए एनिलीन का नाइट्रीकरण, एनिलीन का यदि हम नाइट्रीकरण देखें तो भी इस सिंपल मेथड, लास्ट मेथड है, इसके बाद हम वीडियो को स्टॉप करेंगे यहीं पर। देखिए पहली बात जान लीजिए, आप खुद जानते हैं एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन ग्रुप में
NH2 समूह। तो ध्यान देना, एनिलीन समूह में उपस्थित NH2 का यदि हम नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो यह रिएक्शन न करके एनिलीन और उपस्थित NH2 इसके साथ ही क्रिया करेगा तो इसका ऑक्सीकरण हो जाता है सबसे पहले। मतलब एनिलीन में उपस्थित NH2 समूह HNO3 के द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है। एनिलीन पर उपस्थित जो NH2 समूह है वो HNO3 के द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है, और जबकि हमें कराना क्या है, नाइट्रीकरण। इसलिए यह ऑक्सीकृत ना हो, डायरेक्ट नाइट्रीकरण हो जाए, इसलिए हम सबसे पहले एनिलीन का नाइट्रीकरण न कराकर एनिलीन का एसिटिलीकरण कराते हैं, क्योंकि एनिलीन का नाइट्रीकरण सीधा सीधा संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह NH2 नाइट्रीकरण के द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है। देखो, इससे पहले क्या कराएंगे, इसका एसिटिलीकरण, CH3COCl, कुछ नहीं होना है, ये H जाएगा Cl के साथ, हो गया HCl। देखिए ये हो गया NH, बचा क्या, COCH3, इसे बोलते हैं एसिटेनिलाइट। ठीक है, अब एसिटेनिलाइट बन गए, इसका मतलब है NH2 समूह का रक्षण हो सका है, प्रोटेक्शन इसको मिल चुकी है। और प्रोटेक्शन जब मिल जाए तो इसकी आगे कराते हैं क्रिया किस चीज से, प्रोटेक्शन जब मिल जाए इसको तो इसकी रिएक्शन कराएंगे हम किससे, फिर कराएंगे इसका नाइट्रीकरण। और नाइट्रीकरण आप जानते हैं कैसा होता है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 प्लस HNO3 के द्वारा। ठीक है, कुछ नहीं होना, ऑर्थो पोजीशन पर एंड पैरा पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन पर एंड पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा। देखो NHCOCH3 जिसे बोलते हैं NO2 प्लस, इसी पर यहां हो जाएगा NHCOCH3, इस पर यहां हो जाएगा NO2। ठीक है, इसे बोलेंगे ऑर्थो नाइट्रो एसिटेनिलाइट, और इसे बोलेंगे पैरा और पैरा नाइट्रो एसिटेलाइट। अब जब इन दो बन जाए तो इन दोनों का सम्मिलित रूप से हम कराते हैं जल अपघटन। क्या कराएंगे, जल अपघटन। जल अपघटन से क्या होना है, आप इतना मैथड पकड़ेंगे। ठीक है, CH3CO है, यहां से क्या मिलेगा, ये क्या होता है H और OH होता है इसका, तो OH इसके साथ लग जाएगा, बाकी फंडा इस प्रकार हो जाएगा। देखो NO2 है ही आपका और NH है, इधर से H लेगा सो NH2, और जो को बचा CH3COOH, तो एसिटिक अम्ल बन जाएगा। इसी प्रकार बगल वाले कंपाउंड का भी होगा ऐसे, NO2 और NH2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसका भी इसी प्रकार CH3COOH निकल जाएगा। इसे बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, इसे बोलते हैं ये का पैरा पोजीशन में ना, पैरा, और इसे बोलेंगे ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। ये होता है। मेरी दोबारा बात सुनेंगे क्योंकि लास्ट अभिक्रिया है, इसके बाद आपका लेक्चर यहीं समाप्त होना है। इस पर एक बार दोबारा आप नजर डाल लीजिए, विंड को घुमा लीजिए, तब तक मैं वीडियो देख लूँ कि सही चल रही। ठीक है, एक बार ध्यान देना। देखिए मैंने क्या कहा आपको, मैंने आपको कहा कि एनिलीन का नाइट्रीकरण, तो मैं आपको बता रहा हूं एनिलीन का सीधा सीधा नाइट्रीकरण संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एनिलीन में होता है NH2 समूह। NH2 समूह नाइट्रिक अम्ल के द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत। इसलिए एनिलीन का नाइट्रीकरण डायरेक्ट ना कराकर एसिटिलीकरण कराते हैं। AH और ClHCl बचा इतना पार्ट, सीधा जुड़ गया NHCO3, इसे बोलते हैं एसिटेनाइट। अब नाइट्रीकरण का मतलब होता है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 का मिश्रण, तो इसलिए हुआ, तो यहां से NO3 मिलेगा, तो ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो एंड पैरा, सेम बन गया। अब नहीं करना कुछ, फिर जल अपघटन कराया। जल अपघटन मतलब HOH होना है, कुछ होना है, क्या है, COCH3 पार्ट को रख लीजिए और H जोड़ दीजिए, जोड़ दिया।
NH2 सी से पकड़िए H जोड़ दीजिए, जुड़ेगा बाकी पैरा हो गया। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, C3CO 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 मतलब देखा जाए तो कॉमन सा बेस में CH3COOH बन जाएगा दो अणु के रूप में अगर निकालना चाहे। एक CH3CO इसका और OH CH3CO, एक CH3CO इसका OH CH3CO। बात समझ में आ रही? तो ये आपका एनिलीन का नाइट्रिक बेहद मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगर देखें तो हमने नेमिंग रिएक्शन आज कंप्लीट की काफी सारी। एक आध और लेक्चर होगा आपका नेमिंग रिएक्शन पर, बाकी आपका ये कंप्लीट होगा। फिर एक आध लेक्चर ऐसा होगा जो आपको केवल आइडेंटिफाइड करेगा कि ये कौन सी अभिक्रिया है, ये कौन से डीकर है, ये कार्बन एमिनो अभिक्रिया, इस बारे में बात होगी। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। हम आपसे फिर नेक्स्ट लेक्चर पर फिर मिलते हैं। धन्यवाद।